नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीव विज्ञान के, जो आगामी होने वाली जो परीक्षाएं हैं, आपका सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो दोस्तों, प्रिंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो देखेंगे पहले हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला देखिए क्या है। पहला है आपका एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खी पालन अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। दूसरा, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन को, और पीसीकल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को। चौथा देखिए, माइकोलॉजी बोलते हैं कवकों का अध्ययन। उसके बाद देखिए फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए इक्थियोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद देखिए अगला ओफियोलॉजी, इसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए सोरोलॉजी, इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर, इसमें काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपकी कुछ शाखाएं। आगे बात करेंगे। देखिए अगला जो है ये है तारककाय। ठीक है, क्या होता है तारककाय? देखिए इसकी खोज जो है बोबेरी ने की थी। ठीक है, तारककाय की। उसके बाद देखिए अगला राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? देखिए इसकी खोज किसने की सबसे पहले? पैलिड ने इसकी खोज की। इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं? इसकी खोज जो है एक आपका अम्ल या प्रोटीन से बना होता है, राइबो न्यूक्लिक नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम। और यह जो है आपका प्रोटीन का उत्पादक स्थल भी कहा जाता है राइबोसोम को। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपका राइबोसोम को। ठीक है, और प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी है आपका राइबोसोम। ठीक है, तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? देखिए खोज की पैलिड ने। ठीक है, यह राइबोन्यूक्लिक नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम, और यह प्रोटीन का उत्पादक स्थल है, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम। आगे चलते हैं। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए इसकी खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। कब की? 1886 में। ठीक है, 1886 ईस्वी में ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का शक्ति या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन। कितनी बार आपका क्वेश्चन बना है परीक्षाओं में? कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की 1886 में, याद रखें। अगला है गोल्जीकाय। ठीक है, देखिए गोल्जीकाय क्या है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, किसने की? गोल्जीकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। तो गोल्जीकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। ठीक है, इनकी गोल्जीकाय को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी इसको कहते हैं, गोल्जीकाय को।
आगे देखिए, अगला है आपका लाइसोसोम। ठीक है, क्या होता है लाइसोसोम? देखिए, इसकी खोज जो है डी डुबे ने की। ठीक है, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, किसे आत्मघाती आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो वह आपका क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका, आप इसको जो है अच्छी क्वालिटी में देख लें, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है प्रिंट उतना अच्छा नहीं आया इसका। ठीक है, तो हरित जो लवक है, हरित लवक क्या होते हैं? देखिए, हरित लवक यह हरे रंग का होता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पदार्थ पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधा क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। ठीक है, तो हरित लवक क्या होता है? हरे रंग का होता है, और इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। आगे देखिए, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों हरे के बाद पत्तियां फिर पीली हो जाती हैं। तो पीले किसकी वजह से होती है पत्तियां? तो होती हैं कैरोटीन के कारण। इंपॉर्टेंट है, देखिए, कैरोटीन के कारण पत्तियां जो है उनका रंग जो है पीला पड़ जाता है। अगला है केंद्रक। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, और केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है केंद्रक में। ठीक है, गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, और डीएनए और आरएनए की संरचना जो है, और डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालक है आपका डीएनए, और गुणसूत्र जो है इसी केंद्रक में बनते हैं। उसके बाद अगला है, देखिए, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कही जाती है? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिए, हम आनुवंशिकी पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आनुवंशिकी के द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? आनुवंशिक के पिता किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिस्टस। ठीक है, थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद देखिए, कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है उसकी जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेबीज का टीका व दूध का पाश्चराइजेशन। ठीक है, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन जो है किसके द्वारा किया गया? लुई पाश्चर द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ कवक से होने वाले रोग। ठीक है, कवक द्वारा होने वाले रोग पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कवक से होने वाले रोग क्या क्या हैं? देखिए, दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूट नामक बीमारी भी होती है कवक से, और फफूंद जिसे हम फंगस कहते हैं, फफूंद भी जो है कवक की वजह से होने वाला रोग है। तो क्या क्या हो गया? देखिए, कवक से होने वाले रोग दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूट और फंगस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? 1683 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, पौधों की आयु की गणना करने की विधि, यानी कि पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है, कि कौन सी विधि से की जाती है, उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम आयु की गणना करते हैं पौधे की। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? आप सभी जानते हैं। ठीक है,
पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है देखिए, क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तभी जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूर्ण हो सकती है। तो ये चीजें आवश्यक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस रंग में होती है, लाल रंग में होती है। और सबसे कम किस में होती है, बैगनी में होती है। ठीक है, ये याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, लाल रंग में होती है और सबसे कम बैगनी रंग में होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए पादप रोग कुछ दिए हैं आपके, विषाणु जनित रोग। ठीक है, तंबाकू में होता है एक मोजेक रोग लगता है तंबाकू में, और पोटैटो आलू में मोजेक रोग होता है, रंग परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवाणु जनित रोग क्या क्या है। तो जीवाणु जनित रोग हैं आलू का सैथिल रोग, पूछा जा सकता है सैथिल रोग किस में लगता है, आलू में लगता है। ठीक है, जिसे हम रिंग रोग भी कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा धान का अंगमारी रोग, धान में होता है अंगमारी रोग। ठीक है, किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। उसके बाद देखिए साइट्रस कैंकर, ये भी एक रोग है। और गेहूं का आपका टुंडू रोग जो है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों पर। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष, तो सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। उसके बाद देखिए दूसरा संसार में सबसे लंबा वृक्ष, तो संसार में सबसे लंबा वृक्ष शिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। ठीक है, अगले पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, तो सबसे बड़ी पत्ती होती है जिस पौधे की, उसका नाम है विक्टोरिया रीजिया। ठीक है, विक्टोरिया रीजिया, ये भारत के बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी पत्तियां होती है इसकी। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा फल है आपका लोडोसिया। ठीक है, केरल में पाया जाता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा पुष्प, तो सबसे बड़ा पुष्प है आपका रेफ्लेक्सिया ओर्नोल्डाइस। ठीक है, ये है आपका रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प है आपका वुल्फिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिफ्लेक्सिया वाला जो है सबसे बड़ा पुष्प। आगे देखते हैं सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं, शैवाल में। ठीक है, आगे देखिए कॉफी देने वाला पौधा, कॉफी कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, वो की जाती है कोफिया अरेबिका। ठीक है, कोफिया अरेबिका पौधे से कॉफी प्राप्त होती है, जिसे कैफीन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है कोको देने वाला पौधा, वो है आपका थियोब्रोमा केको। ठीक है, तीसरा है अफीम देने वाला पौधा, यानी कि जिससे अफीम प्राप्त की जाती है, कौन सा पौधा होता है, पोपी। ठीक है, जिसे हम मोपिन भी कहते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पेंसिले ने। इंपॉर्टेंट है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मिक। तो MIC की वजह से, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। उसके बाद देखिए पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग। उसके बाद देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र शेफ आप जानते हैं नागराज। उसके बाद देखिए विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली
एकमात्र जहरीली छिपकली है आपका हिलोडर्मा, ठीक है। हिलोडर्मा जो है विश्व की एकमात्र जो है जहरीली छिपकली है। उसके बाद देखिए संसार का सबसे जहरीला सांप है आपका हाइड्रोफिश। क्या है? हाइड्रोफिश। उसके बाद देखिए अगला तीव्रतम पक्षी है अवाविल, ठीक है। अवाविल जो है तीव्रतम पक्षी है, ठीक है। उड़ न सकने वाली पक्षी कौन सी है? उड़ न सकने वाली पक्षी है कीवी या एम, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा जीवित पक्षी। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा है, तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है क्रूजर नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रक्त का सबसे अधिक तापमान किसमें होता है? तो रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी में, ठीक है। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है 339 होती है, ठीक है। 639 मांसपेशियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ठीक है। यानी कि मानव शरीर में रक्त कितना होगा? उसके भार के लगभग 7%, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है रक्त का पीएच मान पूछा जाता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच मान 7.4। उसके बाद देखिए रक्त में जो है आपका 60% आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। और 40% होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो कुछ इंपॉर्टेंट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की क्वेश्चन, तो इसको एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इससे। तो देखिए इसका जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल, ठीक है, 20 से 120 दिन होता है। जीवन काल 20 से 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा का निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। और इसका जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, मृत्यु यकृत, लिवर और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक है। यकृत व प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? यकृत या प्लीहा, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, ठीक है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। शरीर की हर कोशिका में रक्त पहुंचाना इसका काम होता है आरबीसी का। तो आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, ठीक है। आरबीसी की जो रेड ब्लड सेल की जो गणना है, जो संख्या पता करते हैं, तो वो किससे होती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, ठीक है। और देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से, आपको पता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, जिसको हम एनीमिया रोग कहते हैं, ठीक है। एनीमिया किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका डब्ल्यूबीसी का, इसका जीवन काल और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का कब्र कहते हैं यकृत प्लीहा को, ठीक है। तो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी पर। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। मृत्यु जो है रक्त में ही हो जाती है। यानी कि मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी और डब्ल्यूसी का अनुपात दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1, ठीक है। 600 आरबीसी 1 डब्ल्यूबीसी, ठीक है।
जीवन काल 2 से 4 दिन। और मुख्य कार्य WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है 5-ब्रिनोजन। ठीक है, 5-ब्रिनोजन जो है मुख्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? रक्त समूह की कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसी के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप की खोज के लिए 1930 में। और खोज कब की गई थी उनने? रक्त ग्रुप की 1900 ईस्वी में खोज की थी। ठीक है, आगे देखिए इंसुलिन की खोज। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग व वेस्ट ने की 1921 में, 1921 में की इंसुलिन की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की 1628 में। ठीक है, इसके बाद दो काफी इंपॉर्टेंट है। शिरा किसे कहते हैं और धमनी किसे कहते हैं? ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, शरीर से, हमारी बॉडी से हमारे हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम शिरा कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी से हमारे हार्ट की ओर ब्लड को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। ठीक है, और हृदय से, हार्ट से बॉडी की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो शिरा और धमनी में अंतर इतना ही है। ठीक है, बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम शिरा कहते हैं, और हार्ट से बॉडी की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम धमनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आपको पता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है? 150 बार, 150 बार धड़कता है हृदय। ठीक है, नेक्स्ट, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। ठीक है, एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर जो है पंप होता है रक्त। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला है रक्तदाब मापने का यंत्र। रक्तदाब किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? रक्तदाब मापते हैं। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला उसमें उपस्थिति वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? आपका यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है, और मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किडनीज। ठीक है, किडनी में बनने वाली पथरी होती है, किडनी में जो पथरी होती है वो कौन सी होती है? कैल्शियम ऑक्जुलेट होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जुलेट। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। और ईसीजी से हम क्या करते हैं? मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, ईसीजी। और ठीक है, एक होता है ईसीजी और एक क्या होता है? ईईजी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, वो हार्ट का होता है, तो ये मस्तिष्क का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, खोपड़ी में, सिर में 29 अस्थियां, 29 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 208। रीढ़ की कुल हड्डियां कितनी? 26 होती हैं, और पसलियों की कुल संख्या होती है 24। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? कई बार पूछा है। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की कमी से कुछ रोग होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो प्रोटीन की कमी से रोग जो होते हैं, पहला है क्वाशिकोर। ठीक है, क्वाशिकर होता है हाथ पांव दुबले, पेट बाहर को। ठीक है,
ये इसके लक्षण होते हैं। दूसरा प्रोटीन की कमी से होता है मरासमस, ठीक है, बच्चों की मांसपेशियां इसमें ढीली पड़ जाती हैं। तो 2 रोग जो हैं आपके प्रोटीन की वजह से होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है जल में घुलनशील विटामिन। कई बार पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी व सी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। कब, 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 में किसने की, फंक ने किया विटामिन की खोज। अब है देखिए प्रोटोजोआ व परजीवी से होने वाले रोग, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से देखिए, मलेरिया है, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर, ठीक है, काला ज्वर और सोने की बीमारी, ये सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो एक बार और देख ले, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला ज्वर और सोने की बीमारी। देखिए मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, देखिए मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, वो किया मैकुलास ने, ठीक है। मैकुलास ने किया 1827 में, इंपॉर्टेंट है। मैकुलास ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला है रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, ठीक है। मलेरिया शब्द प्रयोग किसने किया था, मैकुलास ने, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, देखिए टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, श्रय रोग, निमोनिया, कोड़, डिप्थीरिया, ठीक है, प्लेग, काली खांसी। तो देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन से आपके रोग होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से रोग होता है टिटनेस रोग होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे। निमोनिया रोग होता है जीवाणु से, जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। हैजा होता है, ठीक है, हैजा भी जीवाणु की वजह से होता है, इससे जो है आंत प्रभावित होती है। कोड़ होता है, कोड़ जीवाणु की वजह से होता है, त्वचा में प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। टाइफाइड आंतों में होता है, ठीक है। श्रय रोग जो होता है जिसको हम टीबी बोलते हैं, तो वो फेफड़े खराब होते हैं इसमें, ठीक है। प्लेग, इसमें भी जो है प्लेग में भी फेफड़ों में जो है फेफड़े संबंधित प्रॉब्लम होती है। और काली खांसी में जो है श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है। तो ये है जीवाणु से संबंधित रोग। आगे देखिए रॉबर्ट कोच, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, ठीक है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, तो टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की, ठीक है। और फिर देखिए ये है बच्चों में जो है जो हम डीपीटी का टीका लगाते हैं, तो डीपीटी का टीका बच्चों में लगाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, देखिए डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, ये 3 चीज़ों के लिए ये टीका दिया जाता है डीपीटी। तो दोस्तों ये था आज का जीव विज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके आगामी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।